Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuh guys. It is Nafeesa Fiaz here and you are watching the psych exam series. If you are looking forward to take any psychological exam, then welcome. This is the right place for you. This is the next video of our ongoing series in which we are discussing the past papers of psychology. In this particular video, we are going to discuss the CSS Psychology paper number 1 and the year is 2001. As you guys can see, we have 20 question statements and we are going to discuss 10 of them in this particular video. Okay, so without wasting further time, let's get started. Our first question states that the group in an experiment which receives no treatment is called. वो कौन सा ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंट में जिस पे हम कोई ट्रीटमेंट को अप्लाई नहीं करते, एंड दैट ग्रुप इज़ कंट्रोल ग्रुप. ओके, सो कंट्रोल ग्रुप को किसी भी एक्सपेरिमेंट में क्यों रखा जाता है? कंपैरिजन पर्पसेस के लिए, और ये देखने के लिए कि जो रिज़ल्ट आया है हमारे पास वो आईवी की वजह से ही आया है. ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द पोर्शन ऑफ योर नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल ब्रीदिंग एंड डाइजेशन इज़. वो कौन सा पोर्शन है आपके नर्वस सिस्टम का, कौन सी टाइप है नर्वस सिस्टम की जो कि ब्रीदिंग एंड डाइजेशन को कंट्रोल करती है, कौन सी होती है वो? हम आंसर देखते हैं, दैट इज़ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ओके, सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या होता है? ये मैंने नर्वस सिस्टम का एक स्पाइडर डायग्राम इसकी यहाँ पे लगाई हुई है. व्हाट इट बेसिकली सेज इज़ दैट कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो आगे सब डिवीजन्स में उसको डिवाइड किया जाता है, सोमैटिक में एंड ऑटोनोमिक में. ठीक है, सो दिस इज़ वेयर द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली लाइज एंड इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज एंड इंशाल्लाह we will discuss them in detail in our upcoming videos. Okay, so the idea here is that autonomic nervous system control all the unconscious processes and which include breathing and digestion. Okay, our next question is, the color, smell and feeling of the flower are related to what part of the brain? So color and smell, what these are? Color is our sense of vision, smell is our sense of our olfactory senses. Okay, and feeling of the flower are related to what part of the brain? Okay, feeling of flower में you can say that it's the sensation of touch. Okay, so कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का जिस जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन पहले जाती है? द आंसर इज थैलमस. ओके, सो बेसिकली अगर आप थैलमस को देखना चाहें, दिस इज दिस स्मॉल स्ट्रक्चर इन द मिड ऑफ द ब्रेन. ठीक है, दिस इज व्हाट थैलमस इज. It is lying above the midbrain and behind the cerebral cortex. Okay, so what it does is basically जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है बॉडी में से वो सारी की सारी इस तक पहले आती है, और उसके बाद ये उस इंफॉर्मेशन को देखता है जो उसको लगता है कि मुझे आगे रिले करनी चाहिए, लाइक आगे ट्रांसमिट करनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन को डिसाइड करता है और उसको सेंड कर देता है. ठीक है, लाइक अगर सेंस ऑफ विजन से रिलेटेड इसके पास कोई स्टिमुलस आ रहा है तो व्हाट इट विल डू इज़ कि उसको रिले कर देगा हमारे विजन के पार्ट की तरफ. ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसमें इस वीडियो में ना इमेज में दो और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं ब्रेन के जिनका नाम लिखा हुआ है, दैट इज़ अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, एंड दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQs or questions from the examination point of view, and what you guys have to do is to tell me in the comment section that what is their function. Okay, our next question of this paper is, a hungry person would find food to be. एक hungry person के लिए food क्या होगी? That would be primary reinforcer, secondary reinforcer or none of these. So सबसे पहले आपको पता होना चाहिए primary reinforcer होते क्या हैं. Basically they are our biological instincts, you can say. Okay, because they are not learned, they are biological. और जो हमारे secondary reinforcers होते हैं, they are learned and or you can say they are conditioned. Okay, so अगर आप देखें तो जो हंगर है वो हमने लर्न नहीं किया होता, ना ही वो कंडीशनिंग की वजह से आती है. सो बेसिकली हंगर वुड बी आर प्राइमरी रीइंफोर्सर. सेकेंडरी रीइंफोर्सर से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा दफ़ा MCQs आए हैं. ठीक है, तो इसको भी आप देख लें कि सेकेंडरी रीइंफोर्सर कौन से होते हैं. इसके एग्जांपल्स में जो है वो मनी, ग्रेड्स और टोकन. ठीक है, ये हमारे सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स बन जाते हैं as per definition. Our next question is, a psychologist explain you that learning can be best defined in terms of underlying thought processes. What theory is being stated? So यहाँ पे तज़किरा हो रहा है thought processes का. So obviously it would be something related to cognition.
इसका बेस्ट आंसर है कॉग्निटिव लर्निंग। एंड अगर आप बाकी MCQs को देखें यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को, तो सोशल लर्निंग है यहाँ पे। सोशल लर्निंग को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? बेंडोरा ने। और उसके बाद ट्रायल एंड एरर लर्निंग है, और वो ये कॉन्सेप्ट दिया था हमें थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो दिस इज अकॉर्डिंग टू मैस्लो अ पर्सन विद नो जॉब, नो फ्रेंड एंड नो हाउस कैन बी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि मैस्लो ने काम क्या किया था। उसने ये थ्योरी दी थी एक हायरार्की ऑफ नीड्स की। उसने कहा था कि ये हमारी 5 बेसिक नीड्स होती हैं और हम हमेशा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव करना चाहते हैं, ये हमारी बेसिक टेंडेंसी होती है। सो अगर देखें तो मैस्लो का स्टांस क्या था इस चीज़ पे? पहले मैस्लो ने एक स्टेटमेंट दी थी और उसके अकॉर्डिंग ये था कि इन ऑर्डर टू गेट टू द हाई लेवल ऑफ नीड्स, first you have to fulfill the lower level needs. Okay, so if you want to go to love and belongingness stage, first you have to completely fulfill safety and physiological need. But later on in his life he admitted that कि ये जो मैंने स्टेटमेंट पहले दी थी वो एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करी थी, और एक नीड को 100% सेटिस्फाई होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सेफ्टी नीड या फिजियोलॉजिकल नीड 40 to 50% भी अगर हो रही है फुलफिल, तो इट्स मीन दैट यू कैन मूव ऑन टू द हायर लेवल नीड्स। ओके, सो ये चीज़ एक्सप्लेन करती है इस फिनोमेना को कि बाज़ों का जो राइटर्स वगैरह होते हैं उनकी बेसिक नीड्स बहुत 100% फुलफिल नहीं हो रही होती है। लाइक उनके पास कोई बहुत बड़ा बंगला और बहुत अच्छी कार ना भी होती हो तो भी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि यस, अगर कुछ परसेंट भी हमारी लोअर लेवल नीड्स फुलफिल हो रही हैं तो इट्स मीन दैट वी कैन मूव ऑन टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पे अगर क्वेश्चन के ऊपर आप दोबारा आएँ तो व्हाट इट सेज इज़ नो जॉब, नो फ्रेंड्स। नो फ्रेंड्स का क्या मतलब है यहाँ पे कि लव एंड बिलोंगिंगनेस की जो नीड है वो 0% फुलफिल हो रही है। तो 0% तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 0% फुलफिल हो और वो ऊपर चला जाए। नो, इस पर्सन को ऊपर मूव करने के लिए सम हाउ कुछ परसेंटेज इसकी फुलफिल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे नो फ्रेंड एंड नो हाउस एंड नो जॉब डज इंडिकेट दैट अ पर्सन कैन नॉट बी सेल्फ एक्चुअलाइज एंड इट्स आंसर वुड बी 100%। ओके, 100% नो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है नीड टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर्स। ये जो है क्या कहलाती है? इसको हम कहते हैं नीड फॉर एफिलिएशन, और इसका कॉन्सेप्ट दिया था मैककिनले आई गेस। इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। द टर्म एनेक वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्लीलैंड। ओके, सो दिस इज़ द नेम। मैक्लीलैंड ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। बेसिकली जो एनेक है ना, एनेक होता क्या है? नीड फॉर अचीवमेंट होती है, और इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और इसको सबसे पहले ना, इस वर्ड को एनेक को या नीड फॉर अचीवमेंट को सबसे पहले यूज़ किसने किया था? मरे ने यूज़ किया था इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहीं लिखा हुआ होगा, हेनरी मरे ने यूज़ किया था इसको सबसे पहले। लेकिन उसने इतना इसके ऊपर एम्फोसाइज नहीं किया था, या इसको इतना डिटेल में उसने स्टडी नहीं किया था। फिर इस चीज़ को बाद में एक और साइकोलॉजिस्ट आया मैक्लीलैंड, और उसने इसके ऊपर थ्योरी बनाई। ठीक है, उसने एक थ्योरी बनाई जिसके अंदर उसने नीड फॉर अचीवमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया था। और उसने नॉट ओनली नीड फॉर अचीवमेंट बल्कि उसकी थ्योरी में, बल्कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे MCQs बन जाता है कि उसकी थ्योरी में कौन कौन सी नीड्स पे एम्फोसाइज उसने किया था। वन ऑफ देम वाज नीड फॉर अचीवमेंट, द सेकेंड वन ऑफ them was the need for authority and power, and the last one is the need for affiliation. ठीक है, ये 3 नीड्स थी मैक्लीलैंड की थ्योरी के अंदर। ओके, सो अब आपको पता चल गया कि एनेक क्या होता है। एनेक इज related to need for achievement, and this concept was given by McClelland. The next question is repression refers to, what is repression? दिस इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, और यहाँ पे एक और MCQs बनते हैं कि रिप्रेशन और सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। जो रिप्रेशन होती है वो अनकॉन्शियस होती है, और जो सप्रेशन होती है वो बेसिकली हमारी कॉन्शियस अटैम्प्ट होती है। और यहाँ पे मैंने रिप्रेशन की एग्जांपल वगैरह दी हुई है, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंड्योरिंग डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक डिफ्रेंशिएटिंग पीपल फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड। एंड्योरिंग डायमेंशंस होती क्या हैं? बेसिकली ऐसी डायमेंशंस हमारी पर्सनैलिटी की जो कि परसिस्ट करती हैं, जो चेंज नहीं होती हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास ट्रेड। बाकी अगर आप यहाँ पे देख लें ऑप्शंस, फैक्टर एनालिसिस, दिस इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक जिसको हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फैक्टर्स को रिड्यूस करने के लिए। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक और MCQ जो ऑप्शन है वो है डिटर्मिनिज्म का। डिटर्मिनिज्म बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी इवेंट हो रहा होता है दैट इज़ डिटर्मिन्ड, दैट इज़ ड्यू टू
सम कॉजेज, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट को ये एक्सप्लेन करता है ये वाला कॉन्सेप्ट। सो ट्रेड बेसिकली इसका आंसर है। ट्रेड को सबसे पहले गॉर्डन एल्पोर्ट ने जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है, और उसने 3 तरह की ट्रेड्स दी थी, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेड। उसके अलावा इसके ऊपर इस कॉन्सेप्ट को लेके बहुत ज़्यादा सारी थ्योरीज बनाई गई हैं। उनमें से एक तो आपको पता ही होगा बिग 5, ठीक है, जिसको हम एक्रोनिम एक यूज़ करते हैं ओशियन का, उसके लिए। उसके अलावा आइसेंक ने एक 3 फैक्टर मॉडल दिया था, वो भी ट्रेड के ऊपर ही बेस करता था। आइसेंक की थ्योरी में 3 फैक्टर्स थे, कौन कौन से? न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्जन एंड साइकोटिज्म। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई हैव सीन इट a lot of time. Okay, so this is it for this video. In the next video we will discuss the remaining portion of this paper. If you guys have any query or difficulty with any particular topic of psychology, feel free to ask me in the comment section below. I will make sure to resolve it in my upcoming videos inshallah. अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।